कहानी की शुरुआत होती है जब क्रिस, एक होमिसाइड डिटेक्टिव, होश में आता है और एक कुर्सी में बंधा हुआ होता है, एक स्क्रीन के सामने जो मर्सी कोर्ट को समझा रही है। हिंसक अपराधों ने शहर के भविष्य के न्याय तंत्र को अभिभूत कर दिया है, जिससे अपराधियों के लिए एक प्रतिबंधित रेड जोन बनाना मजबूरी बन गया है। पारंपरिक अदालतें और जेलें विफल हो चुकी हैं और कई अधिकारी ड्यूटी के दौरान मर चुके हैं। नागरिक अशांति ओनल टाइम हाई पर थी। प्राधिकारियों ने मर्सी कोर्ट पेश किया, एक स्वचालित एआई जो जांच, निर्णय और सजा को संयुक्त करती है। संदिग्धों को तब तक दोषी माना जाता है जब तक निर्दोषता साबित न हो जाए। सिस्टम म्यूनिसिपल क्लाउड डेटा, शहर व्यापी निगरानी और निरंतर क्वाडकॉप्टर मॉनिटरिंग पर निर्भर करता है। तैनाती के बाद से मर्सी कोर्ट ने फांसी दी है, लागत कम की है और अपराध को दबाया है। मर्सी हर चीज का सटीक विश्लेषण करती है। क्रिस से कहा जाता है कि रेस्टोरेंट्स एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए मानक हैं। जज मैडॉक्स उसकी स्थिति की पुष्टि करती है, स्थिर ब्लड अल्कोहल लेवल और घंटों बेहोशी नोट करती है। उस पर अपनी पत्नी निकोल की हत्या का आरोप लगाया जाता है। विचलित क्रिस फुटेज देखता है। निकोल किचन फ्लोर पर खून बहा रही है, उनकी बेटी रो रही है, रिस्पॉन्डर्स मदद कर रहे हैं। मरने से पहले निकोल क्रिस की पहचान करती है। वह इनकार करता है, जोर देकर कहता है कि कोई त्रुटि है। मैंने 8 लोगों को इस कुर्सी में बिठाया है। मैं क्रिस रेवेन हूँ, रॉबरी होमिसाइड के लिए। मैडॉक्स डेटाबेस एक्सेस देती है। रिपोर्ट निकोल की मौत और क्रिस के अभियोग की पुष्टि करती है, यह बताते हुए कि वह एक बार मर्सी कोर्ट का समर्थक था। रिकॉर्ड बताते हैं कि क्रिस और उसके साथी ने पहले एक प्रतिवादी को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। अब क्रिस स्वयं आरोपी है। वह निर्दोष होने की दलील देता है। एआई दोष संभावना की गणना करती है, जो सीमा से कहीं अधिक है, और उसे 90 मिनट देती है इसे कम करने के लिए, अन्यथा सोनिक पल्स से मौत हो जाएगी। तुम और केवल तुम ही निकोल के साथ घर में थे जब उसे चाकू मारा गया था। लोग मर्सी कोर्ट में आते हैं। अगले दिन वह वहां है। पुनर्निर्मित समय रेखा दिखाती है। क्रिस काम पर जाता है, फिर घर लौटता है। निकोल ने उसे बाहर बंद कर दिया, रिश्ता खत्म कर दिया और केवल कानूनी संपर्क की मांग की। क्रिस एक कैमरा निष्क्रिय करता है और अंदर घुसता है। डेटा बताता है कि लंबे झगड़े से पहले वह चला गया था। उसी समय के आसपास निकोल को जानलेवा चाकू के घाव लगे। बाद में क्रिस को एक बार में शराब पीते हुए पाया जाता है, गिरफ्तारी का विरोध करता है और उसे वश में किया जाता है। वह स्मृति लोप का दावा करता है, जिसे मैडॉक्स शराब के दुरुपयोग और सिर के आघात से जोड़ती है। तुमने निकोल के साथ घर के अंदर 26 मिनट बिताए, सिसकता हुआ क्रिस अपनी बेटी से संपर्क करने को कहता है। मैडॉक्स कॉलबैक जारी करती है। कोर्ट ने उसे अपने रिकवरी स्पॉन्सर रॉब से बात करने की अनुमति दी, जिसने उसके रिलैप्स को टोका। मैडॉक्स कॉल को अप्रासंगिक कहकर समाप्त कर देती है। क्रिस जोर देकर कहता है कि उसकी शादी एक बार स्थिर थी। मैडॉक्स पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाती है, शुरुआती पारिवारिक खुशियां, फिर त्रासदी जब क्रिस के साथी की एक ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है। बाद के रिकॉर्ड बढ़ती शराबखोरी और बढ़ते घरेलू संघर्ष को दिखाते हैं। हे किडो, मैंने तुम्हारी मां को चोट नहीं पहुंचाई। मुझे पता है निकोल तलाक लेने पर विचार कर रही थी। निकोल ने शादी खत्म करने का विचार किया था और दोस्तों परिवार को चेतावनी दी थी कि क्रिस आक्रामक हो सकता है। ब्रिट और दूसरे उसके गुस्से के बारे में जानते थे। क्रिस स्तब्ध हो जाता है जब वह ब्रिट का इंस्टाग्राम अकाउंट देखता है। उसने सोचा था कि उसने हर पोस्ट ट्रैक किया है, लेकिन मैडॉक्स बताती है कि ब्रिट ने 2 अकाउंट चलाए, एक उससे छिपाकर। भगवान के लिए वह सिर्फ 16 साल की है। ब्रिट क्रिस को आंसू में कॉल करती है, कहती है कि उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की और सबको लगता है कि उसी ने हत्या की है। क्रिस निकोल को मारने से इनकार करता है। ब्रिट अपने दादा का विश्वास दोहराती है। मर्सी कोर्ट केवल दोषियों को ही निशाना बनाती है। क्रिस उसे कहता है, यह मत मानो, लेकिन दादा बीच में आकर कॉल समाप्त कर देता है। क्रिस जोर देकर कहता है, वह आदमी उसे कभी पसंद नहीं करता था। यही तरीका है, तुम्हें मर्सी ट्रायल तभी मिलता है जब तुम दोषी हो। अपने दादा की मत सुनना, ठीक है? मैडॉक्स क्रिस को याद दिलाती है। काउंटडाउन अभी भी चल रहा है। वह अपने साथी जैक से संपर्क करने को कहता है, जो घर पहुंच चुकी है। जैक मदद करने को तैयार हो जाती है। मैडॉक्स किचन का 3D पुनर्निर्माण करती है। एक पैरों का निशान मिलता है, लेकिन वह ब्रिट से मेल खाता है। चाकू पर केवल क्रिस की उंगलियों के निशान हैं और रेशे भी उससे मेल खाते हैं। क्रिस तर्क देता है, यह समझ में आता है क्योंकि वह अक्सर वहां खाना बनाता है। डिटेक्टिव डायलो, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, निकोल उस चाकू से थोड़ी डरती थी। मैं हमेशा तैयारी करता था। क्रिस निकोल के फोन रिकॉर्ड देखता है। ज्यादातर कॉल क्रिस, ब्रिट, उसके माता पिता और सहकर्मियों के साथ हैं। उसे याद आता है कि निकोल उनके पहले झगड़े के दौरान टेक्सटिंग कर रही थी, लेकिन मैडॉक्स को कोई मैसेज नहीं मिलते। क्रिस दूसरे डिवाइस का शक करता है। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड न होने पर वह अपना फोन चेक करता है, एक अपरिचित नंबर पाता है और कॉल करता है। अधिकारियों को एक कार के अंदर फोन बजता सुनाई देता है। जैक खिड़की तोड़ती है और उसे बाहर निकालती है। एक वाइकिंग ने उसे दिया था, मुझे लगता है 6 महीने पहले। मैंने शायद उस समय उसे कॉल किया था। मैडॉक्स नोट करती है, फोन म्यूनिसिपल क्लाउड पर नहीं है और उसे बर्नर
डिस्पोजेबल के रूप में पहचानती है। कॉल हिस्ट्री एक संपर्क दिखाती है जो भी एक बर्नर है। जब मैडॉक्स कॉल करती है तो व्यक्ति फोन काट देता है। जैसे ही मर्सी कोड का जिक्र होता है, सिग्नल ट्रैक करके रेड जोन के पास पहुंचती है। जैक एक क्वाडकॉप्टर भेजती है। जोखिम के बावजूद, आप मर्सी कैपिटल कोर्ट से बात कर रहे हैं, कृपया अपना नाम बताएं। टावर डेटा के जरिए मैडॉक्स सिग्नल को एक इमारत तक फॉलो करती है जहां एक आदमी भागने की कोशिश करता है। अधिकारी उसे रोकते हैं लेकिन वह वापस अंदर भाग जाता है। चेहरे की पहचान उसे पैट्रिक के रूप में बताती है। एक शेफ, एक ड्रोन उसे छत पर ढूंढती है। वह भागता है। जैक उसे पकड़ती है और दोनों संघर्ष में गिर जाते हैं। जैक उसे काबू में करती है और पूछताछ के लिए मर्सी कोर्ट से जोड़ती है। सभी यूनिट्स डिस्पैच के जरिए मुझे बैकअप दें अगर मैं मांगूं। अब आपकी दोष संभावना 96.7% हो गई है। पैट्रिक कहता है कि वह घबरा गया निकोल की मौत सुनकर, और फिर जब मर्सी कोर्ट का जिक्र हुआ तो दोबारा घबराया। वह दावा करता है कि उसकी मुलाकात निकोल से एक फार्मर्स मार्केट में हुई थी। वह शामिल था और वह गोपनीयता चाहती थी, इसलिए उसने उसे बर्नर दिया। वह कहता है कि वह पूरे दिन अपने रेस्तरां में था और क्रिस सर्विलांस से इसकी पुष्टि करता है। यह रेवेन है, कृपया साफ बोलें। मैंने कहा यह वह नहीं है। पैट्रिक को खारिज करने के बाद भी अधिकारी अब भी क्रिस को दोषी ठहराते हैं, निकोल को विफल करने के लिए। जैक पैट्रिक को गिरफ्तार करती है, पहले रोकने का विरोध करने के लिए। मैडॉक्स रिपोर्ट करती है क्रिस की दोष संभावना फिर से बढ़ गई है, यह तर्क देते हुए कि उसके पास उद्देश्य था अफेयर उजागर होने के बाद, और सुझाव देती है कि वह विवरण छिपा रहा है। दोष संभावना अब बढ़कर 98% हो गई है। क्रिस मान लेता है उसकी शराबखोरी ने उसके परिवार को बर्बाद किया। वह कहता है कि वह पुनर्वास में गया और 1 साल तक साफ रहा अपने स्पॉन्सर रॉब की मदद से, फिर रिलैप्स हो गया। वह इस गिरावट का कारण अपने साथी रे की मौत को बताता है जो एक गिरफ्तारी के दौरान हुई थी। क्रिस याद करता है वह निकोल के साथ फोन पर व्यस्त था जब रे ने एक संदिग्ध को घेरा, फिर देखा कि संदिग्ध ने रे को वाहन से कुचल दिया। ऑफिसर बेल को गोली लगी है, मैं एक गड्ढे में हूँ, मुझे तुरंत मेडिवैक चाहिए, एम्बुलेंस रास्ते में है। रे पुलिस वैन में मर गया। क्रिस ने ड्राइवर का पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह व्यक्ति बाद में हत्या के आरोप से बरी हो गया। क्रिस कहता है उसे इस बात का दुख है कि उसे मारने का मौका होते हुए भी उसने नहीं मारा, और वह अपराध बोध उसे फिर से शराब की ओर ले गया। वह अपने परिवार से छिपाने के लिए कार में एक फ्लास्क रखता था। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं नहीं चाहता कि मैंने उसे मारा होता, क्रिस कहता है। जिस दिन निकोल मरी, फ्लास्क गायब था। उसे लगता है कि निकोल ने उसे पाया, घर गई और उनमें लड़ाई हुई। उसके बाद उसकी याददाश्त गायब है। वह डरने लगता है कि शायद उसी ने उसे मारा हो। मैडॉक्स चेतावनी देती है दोष स्वीकार करना तत्काल फांसी दे सकता है, और उसे समय बचे रहते खोज जारी रखने को कहती है। और उसके बाद मुझे सच में कुछ याद नहीं। क्रिस निकोल के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक करता है, संपर्कों को निजी और काम के समय के अनुसार क्रमबद्ध करता है, यह महसूस करते हुए कि वह उसके हाल के जीवन के बारे में कम जानता है। वह बर्ग से बात करने को कहता है। बर्ग कहता है निकोल शिपयार्ड पर दबाव में थी क्योंकि कुछ रसायन गायब हो गए थे और उसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था। क्रिस उसके सहकर्मियों के बारे में पूछता है। मैडॉक्स कहती है वे सब शिपयार्ड पर थे। अगर मैं वहां होता शायद वह मुझे बताती। कुछ रसायन, मुझे याद नहीं वह क्या कहती थी, जो वे भेज रहे थे। क्रिस जैक को कॉल करके वहां जाने को कहता है। वह मान लेता है। वह निकोल के सहकर्मियों के नाम भी नहीं बता सकता। वह पूछता है क्या ब्रिट ने पार्टी का कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया है। एक वीडियो मौजूद है और मैडॉक्स दृश्य को डिजिटल रूप से पुनर्निर्मित करती है। AI रिपोर्ट करती है क्रिस के घर पर निकोल की मौत के समय कोई आगंतुक नहीं था। क्रिस याद करता है एक पड़ोसी का कैमरा उनके पिछवाड़े की ओर लगा है। मैडॉक्स उसे पाने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसी का नेटवर्क ऑफलाइन है जिससे देरी होती है। अगर आज सुबह आपके पड़ोस में कोई ऐसा नहीं घुसा जिसके पास अलीबी नहीं है, क्रिस पूछता है। कौन से शिपयार्ड कर्मचारी उसके घर इकट्ठा होने के लिए ड्राइव करके आए थे। रिकॉर्ड शिपयार्ड स्टाफ के नाम पर पंजीकृत 4 वाहन दिखाते हैं, जिनमें एक रॉबर्ट का भी है जिसने कई सहकर्मियों को लिफ्ट दी। क्रिस रॉबर्ट को कॉल करता है। वह सूची देता है कि उसने किसे ले जाया और कहता है सब बिना किसी निश्चित योजना के अलग अलग निकले। वह यह भी कहता है जो कर्मचारी वह जानता है वे सब अभी काम पर हैं। क्रिस कॉल समाप्त करता है। फिर क्रिस को ब्रिट की सोशल मीडिया स्टोरी याद आती है। उसने एक शोर सुना था और पल भर को सोचा था कि क्रिस पास था, जबकि लॉग बताते हैं कि वह तब काम पर था। क्रिस मैडॉक्स से ब्रिट को फिर से कॉल करने को कहता है। ब्रिट डरी हुई है और कहती है खबरें उसे संदेह में डाल रही हैं। क्रिस उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वह अनिश्चित रहती है। जब वह फोन काटने वाली होती है, मैडॉक्स बीच में आती है ताकि क्रिस उस शोर के बारे में और पूछ सके। देखो, मैं घर पर नहीं था। वह मैं नहीं था। क्रिस पूछता है क्या हुआ था। वह कहती है जब निकोल आराम कर रही थी तो उसने एक आवाज सुनी। घर खंगाला, कोई नहीं मिला। क्रिस वीडियो देखता है। ब्रिट एक अजीब उपस्थिति का वर्णन करते हुए डरी हुई है। वह गौर करता है बेसमेंट का दरवाजा थोड़ा खुला है।
पूछता है क्या उसने नीचे देखा। ब्रिट कहती है उसने बेसमेंट से परहेज किया। क्रिस मैडॉक्स से फ्रेम को रोककर बढ़ाने को कहता है। दरवाजे के पास एक हाथ दिखता है। वह ब्रिट से कहता है वह वापस कॉल करेगा और फोन रख देता है। नहीं, क्या तुम मुझे सुनती हो? मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मैं कसम खाता हूँ। उसके बाद एक और शोर, लेकिन मैंने घर चेक किया और कुछ नहीं था। हाथ एक आदमी का मानकर क्रिस पुरुष शिपयार्ड कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करता है। मैडॉक्स याद दिलाती है निकोल गायब रसायनों की जांच कर रही थी। निकोल के मैसेज यूरिया नामक पदार्थ गायब होना दिखाते हैं, एक यौगिक जिसका उपयोग ड्रग्स बनाने में होता है जो रेड जोन में मूल्यवान है। मैसेज निकोल, रॉबर्ट और होल्ट नामक एक कर्मचारी को जोड़ते हैं और होल्ट ने निकोल से निजी तौर पर मिलने को कहा था। औद्योगिक ग्रेड यूरिया के लिए एक बेहद फायदेमंद ब्लैक मार्केट था। मैडॉक्स शिपयार्ड सर्विलांस दिखाती है। निकोल और होल्ट बहस कर रहे हैं। क्रिस होल्ट के वित्त खंगालता है और भारी कर्ज पाता है जिसमें रॉबर्ट ने उसकी मदद की थी। क्रिस की दोष संभावना थोड़ी कम होती है लेकिन पर्याप्त नहीं। वह रॉबर्ट को दोबारा मांगता है लेकिन होल्ट उठाता है और दावा करता है कि रॉबर्ट उपलब्ध नहीं है। हाँ जी मैडम, मैंने यही सुना। मुझे लगता है डिटेक्टिव रेविंग रॉबर्ट नेल्सन से बात करना चाहते हैं। हाँ। जब होल्ट ढूंढ रहा होता है मैडॉक्स आखिरकार पड़ोसी का फुटेज निकाल लेती है। एक शख्स क्रिस की संपत्ति के पास झाड़ियों में हिलता है और एक वाहन पावर फेलियर के दौरान चला जाता है। ट्रैफिक फुटेज अभी भी प्रोसेस हो रही है। होल्ट लौटकर कहता है वह रॉबर्ट को नहीं ढूंढ सका। क्रिस को झूठ का शक होता है और वह उस पर गायब रसायनों को लेकर दबाव डालता है। बिल पीटरसन ने आज सुबह 11:23 पर अपना घर छोड़ा था। होल्ट टूट जाता है, मान लेता है कि उसने रॉबर्ट को बचाने के लिए जानकारी छिपाई। वह कहता है उसने और निकोल ने पता लगाया कि रॉबर्ट रसायन चोरी कर रहा था। होल्ट ने निकोल को बेनकाब न करने को कहा, निष्ठा और कृतज्ञता के कारण। होल्ट यह भी कहता है रॉबर्ट अब कंपनी ट्रक के साथ लापता है और पिछले दिन बीमार छुट्टी पर था। उसकी आखिरी पुष्ट बैठक इकट्ठा होने पर हुई थी जहां रॉबर्ट ने निकोल से गायब सामग्री के बारे में चर्चा करने की योजना बनाई थी। होल्ट ने कहा वह एक ट्रक में भाग गया। ठीक है। मैडॉक्स पड़ोसी के वाहन को एक इमारत तक ट्रैक करती है और पुष्टि करती है रॉबर्ट ने पास में निकास किया। क्रिस जैक को पते के साथ कॉल करता है और टैक्टिकल यूनिट्स अंदर जाती हैं। मैडॉक्स कहती है दोष संभावना अभी भी मुकदमा रोकने के लिए काफी कम नहीं है। क्रिस पूछता है क्या वह अब भी सोचती है कि उसने हत्या की? मैडॉक्स कहती है वह सबूतों का पालन करती है और एक नया संदिग्ध क्रिस को बरी नहीं करता। क्रिस उसे गणनाओं से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। सिस्टम क्षण भर के लिए गड़बड़ करता है फिर स्थिर हो जाता है। नए सत्यापन योग्य तथ्यों के अभाव में आपका अपराध सीमा से ऊपर बना हुआ है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैंने निकोल को मारा? स्वॉट लोकेशन पर पहुंचती है। क्रिस चेतावनी देता है रॉबर्ट हथियारबंद हो सकता है। वे खोजते हैं और पाते हैं वह गायब है और ट्रैकर धोखे के रूप में लगाया गया था। मैडॉक्स ट्रैफिक कैमरों में प्लेट स्कैन करती है। अंदर स्वॉट को एक बचपन की तस्वीर मिलती है जिसमें एक फटा हुआ हिस्सा है। क्रिस मैडॉक्स से गायब टुकड़े का पता लगाने को कहता है। एक पिछवाड़े के भंडारण क्षेत्र में जैक की टीम लंबी तैयारी के संकेत और एक मैनुअल पाती है। मैडॉक्स उसे बम बनाने के निर्देश के रूप में पहचानती है जो चुराए गए रसायनों से जुड़ा है और निष्कर्ष निकालती है कि रॉबर्ट ने एक विस्फोटक बनाया होगा, संभवतः कंपनी ट्रक के अंदर। उसकी बाह देखो, उस तस्वीर में उसके साथ कोई और है। क्या आप क्रॉस रेफरेंस करके मैच ढूंढ सकते हैं? डैन, उस ट्रक में बम है, हमें पता होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है। मैडॉक्स ट्रक को डाउनटाउन की ओर तेजी से जाते हुए ढूंढती है और बचपन की तस्वीर का डेटाबेस से मिलान करती है। बच्चा डेविड वेब है जो मर्सी कोर्ट द्वारा फांसी पाने वाला पहला व्यक्ति था। फाइल बताती है डेविड का एक अनाथ भाई था जो बच्चों सेवाओं से अलग हो गया था जब केवल एक को गोद लिया गया था। गोद लिए गए भाई ने बाद में अपना उपनाम बदलकर रॉबर्ट कर लिया। क्रिस को एहसास होता है उसने डेविड को गिरफ्तार किया था और रॉब का उसका रिकवरी स्पॉन्सर बनना संभवतः योजनाबद्ध था। असली लक्ष्य क्रिस और एआई कोर्ट थे और क्रिस जैक को चेतावनी देता है रॉब मर्सी कोर्ट सुविधा की ओर जा रहा है। यह कभी निकोल के बारे में नहीं था, यह मेरे और तुम्हारे बारे में था। मैडॉक्स एक दूसरा यात्री सेकंड पैसेंजर का पता लगाती है और मार्ग पुनर्निर्मित करती है। क्रिस ब्रिट को कॉल करने की मांग करता है। उसके दादा उठाते हैं, दावा करते हैं कि वह बाहर गई है। मैडॉक्स ब्रिट का डोरबेल कैमरा देखती है और देखती है कि रॉब ब्रिट को खींच कर ले जा रहा है। दूसरा यात्री ब्रिट है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिस जैक को सचेत करता है। जब स्वॉट बम की पुष्टि करती है अधिकारी बिखर जाते हैं लेकिन विस्फोट फिर भी कुछ को मार देता है। जैक बच जाती है। अपहरण और बमबारी की पुष्टि होते ही क्रिस की दोष संभावना 0 पर आ जाती है। मैडॉक्स मुकदमा समाप्त करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन क्रिस उसे रोक लेता है क्योंकि उसे रॉब और ब्रिट को ट्रैक करने के लिए सिस्टम एक्सेस चाहिए। मैडॉक्स चेतावनी देती है रेस्टोरेंट्स अभी भी उसे फांसी दे सकते हैं यदि टाइमर समाप्त हो जाए। क्रिस जोर देकर कहता है उन्हें हमला रोकना है, ब्रिट को बचाना है और मैडॉक्स मदद करना जारी रखने को तैयार हो जाती है। हम उसे यूं ही नहीं जाने दे सकते, मुझे पता है वह कीमत चुकाएगा। मैडॉक्स ट्रक को ट्रैक करती है जब वह ट्रैफिक और पुलिस वाहनों को तोड़ता हुआ गुजरता है। कैप्टन हैवलॉक जुड़ता है और प्रस्ताव रखता है उसे ब्रिज की ओर
रोकथाम के लिए मोड़ा जाए और यूनिट्स रीडायरेक्ट करना शुरू करती हैं। एक और टीम ब्रिट को चलते ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन रॉब उन्हें चकमा देता है और प्रयास विफल हो जाता है। जैक हैवलॉक से ट्रक को तुरंत अक्षम करने का आग्रह करती है। क्रिस विरोध करता है क्योंकि ब्रिट अंदर है। जैक तर्क देती है मृत्यु संख्या बहुत बड़ी होगी अगर वह डाउनटाउन पहुंच गया। क्रिस मैडॉक्स से भीख मांगता है, बम को ब्रिट को मारे बिना रोकने का कोई तरीका होगा, लेकिन मैडॉक्स कहती है बड़ी आपदा रोकने के लिए एक को बलिदान करना तार्किक विकल्प है। अगर वह पर्याप्त गति से पहुंचता है तो इस इमारत में और ट्रक में हर कोई मर जाएगा। हैवलॉक ट्रक के नीचे एक डिवाइस लगाता है जो विस्फोट ट्रिगर करने वाली थी, लेकिन वह विफल हो जाती है। क्रिस शक करता है मैडॉक्स ने उसे ब्लॉक किया, लेकिन वह स्वीकार नहीं करती। ट्रक मर्सी कोर्ट की ओर बढ़ता रहता है और मैडॉक्स इमारत खाली करने का आदेश देती है। क्रिस जैक से कहता है ट्रक के आगे निकल जाओ ताकि वह रॉब तक पहुंच सके और उसे रोक सके। क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉब डेविड पर फिक्स है। कहता है कि उसका भाई निर्दोष था और उसे फांसी दी गई ताकि मर्सी कोर्ट प्रभावी दिखे। रॉब कहता है क्रिस को कीमत चुकानी होगी। जैक रॉब पर गोली चलाती है, लेकिन निशाना चूक जाती है। क्रिस जैक से रुकने को कहता है क्योंकि ब्रिट अभी भी अंदर है। रुको, वह मेरा भाई था। तुम्हारा भाई एक हत्यारा था। नहीं, वह नहीं था। एक और गोली रोकने के लिए मैडॉक्स क्रिस के क्वाडकॉप्टर नियंत्रण को निष्क्रिय कर देती है। ट्रक फिर मर्सी कोर्ट भवन से टकराता है, बिजली काट देता है और आपातकालीन विफलताएं ट्रिगर करता है। क्रिस फांसी की कुर्सी में फंस जाता है। जब मैडॉक्स ऑफलाइन हो जाती है, दोहराती रहती है कि सिस्टम आंशिक क्षमता पर चल रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सिस्टम 40% दक्षता पर काम कर रहा है। इमारत के अंदर रॉब कॉरिडोर में चलकर गार्डों को मारता है। क्रिस घबराता है जब टाइमर काउंटडाउन करता रहता है। डेडलाइन से पहले उसे रिहा करने की भीख मांगता है। डेडलाइन से कुछ सेकंड पहले मैडॉक्स पूरी तरह से रिकनेक्ट होती है और उसे अनलॉक करती है। क्रिस ब्रिट को ढूंढने दौड़ता है और एक अधिकारी का हेडसेट लेता है ताकि अराजकता के बीच मैडॉक्स से जुड़ा रहे। कृपया इमारत खाली करें, कृपया तुरंत खाली करें। रॉब क्रिस को बाहर आने के लिए चिल्लाता है। क्रिस मैडॉक्स से कहता है रॉब अपने भाई को गलत फांसी साबित करना चाहता है और सुझाव देता है डेविड का केस फिर से खोलकर उसे रोका जाए। मैडॉक्स व्यापक क्लाउड एक्सेस बहाल करने पर काम करती है। क्रिस दृश्य में आता है और रॉब से ब्रिट को रिहा करने की मांग करता है। खुद को उसके बदले पेश करता है। रॉब कहता है वह चाहता है कि क्रिस अंदर आए ताकि जब बम फटे तो दोनों एक साथ मरे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ले रखो रॉब, मेरे साथ जो चाहे करो। मैडॉक्स रॉब से कहती है अदालत को नष्ट करने से पहले उसके पास डेविड को निर्दोष साबित करने का एक आखिरी मौका है। रॉब दावा करता है उसने डेविड को फांसी से पहले ढूंढा और उसे एक फोन दिया ताकि वे संपर्क में रह सकें। वह कहता है वे बात कर रहे थे जब डेविड पर अचानक एक महिला को मारने का आरोप लगा। यह तुम्हारे भाई का नाम साफ करने का मौका है अगर तुम सोचते हो कि तुम साबित कर सकते हो। मैडॉक्स फाइल निकालती है। डेविड हथियार के साथ पाया गया, उसकी उंगलियों के निशान उस पर और कोई फोन सबूत के तौर पर दर्ज नहीं था। रॉब जोर देकर कहता है फोन था और उनकी कॉल लंबी थी। सिस्टम पर सच्चाई नजरअंदाज करने का आरोप लगाता है। मैडॉक्स कहती है रिकॉर्ड उसके दावे का समर्थन नहीं करते। उसके शरीर के साथ चाकू पर उसके निशान और उसके पास फोन नहीं था। गतिरोध के दौरान ब्रिट रॉब को काटती है और भाग जाती है। क्रिस उसे पकड़ लेता है और दोनों लड़ते हैं। क्रिस डेटोनेटर छीन लेता है, फिर रॉब की बंदूक और उस पर निशाना साधता है। मैडॉक्स और ब्रिट उसे रोकने का आग्रह करती हैं और क्रिस खुद को हथियार नीचे करने पर मजबूर करता है। रॉब बार बार कहता है डेविड निर्दोष था और कहता है कि उसने पुलिस स्टेशन कॉल करके फोन की रिपोर्ट की थी, लेकिन किसी ने फॉलोअप नहीं किया। यह कुछ ठीक नहीं करता। चुप रहो जैक। नहीं, जैक रॉब को गोली मारती है, लेकिन क्रिस उसे खत्म करने से रोक लेता है। अधिकारी अंदर आकर रॉब को गिरफ्तार करते हैं। बंधा होने पर भी रॉब दोहराता है किसी ने प्रेसिंक्ट पर उसकी कॉल ली थी, विवरण की पुष्टि की, वापस कॉल करने का वादा किया, लेकिन कभी नहीं किया। मैं क्रिस हूँ, मैंने तुम्हारे प्रेसिंक्ट को कॉल किया था। क्रिस, क्या तुम्हें पता था? जैक मान लेती है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मर्सी कोर्ट को जीवित रहने के लिए एक शुरुआती जीत की जरूरत थी और पहले मामले को फांसी में समाप्त होना था ताकि जनता को यकीन हो जाए कि यह काम करता है। हमें पहले मुकदमे को एक होम रन बनाने की जरूरत थी। क्रिस अस्वीकार करता है, कहता है कि सिस्टम न्याय पर बना होना चाहिए, परिणामों पर नहीं। वह जैक को गिरफ्तार करता है और अधिकारी उसे बाहर ले जाते हैं। उसके बाद क्रिस ब्रिट को गले लगाता है। वह मैडॉक्स से कहता है मनुष्य और एआई दोनों गलत हो सकते हैं और मायने यह रखता है कि गलतियों को सुधारा जाए, छुपाया नहीं जाए। मैडॉक्स स्वीकार करती है और क्रिस का मामला खारिज कर दिया जाता है। जब केस 19 खारिज होता है, को एक होम रन बनाने की जरूरत थी। क्रिस अस्वीकार करता है, कहता है कि सिस्टम न्याय पर बना होना चाहिए, परिणामों पर नहीं।